हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है 45 डेज क्रैश कोर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन्स का देखो मतलब क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स हो, यही तो हाइड्रोकार्बन्स है। तो पहले इसमें बेसिक सी कुछ बातें समझते हैं। बेसिक बातें क्या है, पहले आप देख लेते हैं यहाँ पे जेईई का सिलेबस क्या है। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, देखिए क्लासिफिकेशन, आइसोमरिज्म, आईपीएसी, नोमेनक्लेचर, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस। एल्केन्स आ जाती हैं, एल्कीन्स आ जाती हैं और एल्काइंस आ जाती हैं। एल्केन्स में कॉन्फॉर्मेशन है, कॉन्फॉर्मेशन में क्या है, साहॉर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शंस, इथेन की सिर्फ। मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन, वाटर, हाइड्रोजन हैलाइड्स, मार्कोनिकॉफ एंड पेरोक्साइड इफेक्ट देखेंगे। ओजोनोलिसिस एंड पॉलीमराइजेशन भी चेक करेंगे। एल्काइंस में क्या होता है, एसिडिक करेक्टर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन्स, वाटर एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स और पॉलीमराइजेशन। हम ये सारी जो सिलेबस है वो जेईई का सिलेबस है। अब हम जो आज टॉपिक्स करेंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग आता है 4 मार्क्स का, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आज के टॉपिक्स होंगे वो हम जो आज कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से समझिए। पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स को किस किस में पॉइंट पे क्लासिफाई किया जा सकता है। प्रोजेक्शंस चेक करेंगे, फिर हम रिडक्शंस देखेंगे एल्काइल हैलाइड्स का, फिर वुड्स रिएक्शन आएगी, फिर हाइड्रोजनेशन आएगी एल्कीन की, फिर कोरे हाउस पढ़ेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करेंगे, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस या कोलवे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड आप बोल सकते हैं। Then direct halogenation, नाइट्रेशन, कंबशन, एरोमेटाइजेशन, ऑक्सीडेशन, या फिर आप कह सकते हैं हाँ लाइक नेक्स्ट आप कह सकते हैं हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम देखेंगे और डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड चेक करेंगे। ये सारी बातें हम आज ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से। आप देख सकते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया 3 कैटेगरी में। एक होती है सैचुरेटेड, नेक्स्ट आपके अनसैचुरेटेड और एक है एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन से मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हो। सैचुरेटेड जो होते हैं जैसे आपके हो गए एल्केन्स, ठीक है, साइक्लो एल्केन्स बोल दो, एलिफेटिक बोल दो। इनका जनरल फॉर्मूला आप बोल सकते हो CnH2n+2 एल्केन्स का, ठीक है। अगर कोई साइक्लो एल्केन है, मान लीजिए मैंने ये बनाया, ये साइक्लो हेक्सेन है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, CnH2n। तो साइक्लो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में जैसे आ जाते हैं आपके एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है जैसे CnH2n, जो कि साइक्लो एल्केन्स का होता है। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। CnH2n, अगर मैं इसमें n की वैल्यू रख देता हूँ 2, 3, 4, यहाँ से स्टार्ट होती है। सेम इसमें भी n की वैल्यू 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट होती है। अगर मैं 2 रख देता हूँ तो सबसे छोटा एल्कीन हमारे पास आ जाता है C2H4, जिसका नाम होता है CH211CH2। मतलब इसको हम कह सकते हैं इथीन। क्या कह सकते हैं इसको, इथ प्लस इन, इथीन। और अगर मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ तो ये आ जाएगा C2H2, मतलब ये सबसे छोटा एल्काइन है, जो कि होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसका नाम क्या हो जाता है, इथ प्लस आइन, इथाइन, ठीक है। ये बातें हमें अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद आ जाता है एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे आपका हो गया बेंजीन, जैसे आपका क्या हो गया बेंजीन, जैसे आपका हो गया नेफ्थलीन। इनको हम आगे कवर करेंगे। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन्स की। अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस आप देख सकते हैं साहॉर्स प्रोजेक्शन, और इधर देख सकते हैं आप न्यूमैन प्रोजेक्शन। साहॉर्स प्रोजेक्शन में आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप से अरेंज है, ध्यान से समझिएगा। ये एक पेन है, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं आपको। इस पेन पे आप यहाँ देखिए एक कार्बन है और इस पॉइंट पे एक कार्बन है। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, एक हाइड्रोजन इधर आपकी तरफ है और एक हाइड्रोजन मेरी तरफ है। सेम इस कार्बन पर ये एक कार्बन है, इस पर एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, एक हाइड्रोजन आपकी तरफ है, एक हाइड्रोजन मेरी तरफ है। अगर मैं इस पेन को रोटेट करता हूं इस टाइप से, अब आपको जो दिख रहा होगा वो सिर्फ ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दिखेगा। मतलब जो पीछे वाले हाइड्रोजन हैं जो इस कार्बन पे लगे हुए वो नहीं दिखेंगे, और मुझे ये पीछे वाले हाइड्रोजन जो आपकी साइड है वो वाले कार्बन पर जो भी ग्रुप्स लगे हुए हैं वो नहीं दिखेंगे, सिर्फ अपने फ्रंट वाले दिखेंगे। मतलब हुआ क्या, अगर ये एक तरह से वाई है, क्या है ये वाई, अगर दोनों वाई एक ही तरह से अलाइंड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्या किया, ये कार्बन ये मैंने उल्टा करके वाई बनाया, फिर इसको आगे लेके गए,
ये कार्बन और यहाँ भी मैंने उल्टा करके y बनाया। अगर मैं इस डायरेक्शन से देखता हूँ इस पॉइंट से, तो मुझे ये वाले ग्रुप्स नहीं दिखाएंगे। अगर ये ग्रुप्स एग्जैक्टली सेम हुए, मान लो ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को पूरी तरीके से कवर कर लेगा और मुझे सिर्फ फ्रंट वाला जो कार्बन है उसके ग्रुप्स दिखाई देंगे। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, इस बॉन्ड को रोटेट कर सकता हूँ और इस y को सीधा कर सकता हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ, ये फ्रंट वाला कार्बन हो गया और फिर जो नीचे वाला है उसको इस तरीके से बना सकता हूँ, ये हो गया भाई कौन। अब ये ग्रुप इधर दिखा रहा है, ये ग्रुप इधर दिखा रहा है, ये ग्रुप इधर दिखा रहा है और इधर ग्रुप्स नहीं है, तो अब मुझे दोनों चीजें दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जब ये पूरी तरीके से एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं एक तरीके से, आप ऐसे समझ सकते हो, इसको बोलते थे एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये साहॉर्स प्रोजेक्शन है इथेन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और एक कार्बन पर 3 CH3 और दूसरे कार्बन पर भी नॉट CH3, एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है CH3 जिसको हम बोल देते हैं इथ प्लस एन इथेन, और ये इसकी एक्लिप्स्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? एक्लिप्स्ड फॉर्म। उसी तरीके से हमारी स्टैगर्ड फॉर्म कौन सी होगी? एक्लिप्स्ड मतलब पूरी तरीके से कवर है, पहले कार्बन ने दूसरे कार्बन के ग्रुप्स को पूरी तरीके से कवर कर रखा है। स्टैगर्ड फॉर्म में क्या है? स्टैगर्ड फॉर्म में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्लिप्स फॉर्म में पूरी तरीके से कवर होगा, बस ये आप ये बोल सकते हो कि अगर मान लो पहला ग्रुप हाइड्रोजन जो पहले कार्बन पे लगा हुआ, दूसरा कोई बड़ा ग्रुप है बट वो उसके सेम अलाइनमेंट है, उसी के ऊपर आ रहा है, तो उसे आप बोल सकते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। इसी तरीके से स्टैगर्ड फॉर्म आ जाएगी। स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होगा, आप देख सकते हैं एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कवर नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक वाई, पहला वाला वाई सीधा उल्टा है और दूसरा वाला वाई सीधा है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आती है न्यूमैन प्रोजेक्शन और इथेन की। न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप देख सकते हैं एक कार्बन को दिखाया गया यहाँ पर और एक कार्बन को दिखाया गया सर्कल की फॉर्म में। आप इसी प्रोजेक्शन को यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो डॉट वाला कार्बन है वो फ्रंट वाला कार्बन है और जो आपका ये सर्कल वाला है वो फ्रंट वाला है और जो डॉट वाला है वो बैक वाला कार्बन है। तो इस तरीके से इनको दिखाया गया है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन दिखाए गए हैं, ये हाइड्रोजन आप देख सकते हैं ग्रुप्स दिखाए गए हैं। फिर जो इनके बीच में जो एंगल होता है उसे बोल देते हैं डाइहेड्रल एंगल। तो इनको रोटेट किया गया है, पहले 60, फिर 120, फिर 180, इस 240, इस तरीके से रोटेट किया गया और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं आपसे फिर बताता हूँ, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है और ये स्टैगर्ड फॉर्म है। ये एंटी और स्टैगर्ड फॉर्म है, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये स्क्यू और गॉचे फॉर्म है और ये फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म है। उसके बाद इसी तरीके से एक फिशर प्रोजेक्शन आ जाती है जिसमें डी एंड एल कॉन्फिगरेशन, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में डी और एल कॉन्फिगरेशन आ जाता है। किस बेसिस पर वो मैं आपको बता देता हूँ। डी मतलब डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मतलब ग्रीक में होता है राइट। डेक्स्ट्रो एक ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब होता है राइट। और एल फॉर लीवो, और लीवो का मतलब होता है लेफ्ट। समझिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं तो मुझे सबसे ऊपर रखना होगा CHO, फिर एक लाइन खींचिए 1 2 3 4 और सबसे नीचे लिख दीजिए CH2OH। फिर फर्स्ट OH को राइट में लगा दीजिए, सेकंड OH लेफ्ट में, थर्ड OH राइट में और फोर्थ OH राइट में। अगर फोर्थ OH राइट में आ गया तो ये बन गया डी ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज? डी मतलब डेक्स्ट्रो। बाकी जो पोजीशंस एम्प्टी हैं उन पे क्या लगा दीजिए, जो वैकेंट है उन पे लगा दीजिए हाइड्रोजन। सेम अगर मैं दूसरा ग्लूकोज बनाऊं जिसमें 1 2 3 4 लाइंस मैंने ले ली, ये लाइंस का जो स्पेस है वो इक्वल होगा, ठीक है। CH2OH, फर्स्ट OH राइट में लगाया, सेकंड OH लेफ्ट में लगाया, थर्ड OH राइट में लगाया, फोर्थ OH लेफ्ट में लगा दिया। अगर फोर्थ OH लेफ्ट में आ गया तो इसका मतलब ये हो गया एल। एल मतलब लेफ्ट, मतलब लीवो हो गया। कैसा हो गया है? लीवो, ठीक है। बाकी जो पोजीशन है उन पे आप क्या लगा सकते हैं? हाइड्रोजन्स लगा सकते हैं। इस तरीके से आप डेक्स्ट्रो लीवो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है हमारे रिएक्शंस पार्ट, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? RX, इसको हम क्या बोल देते हैं? एल्काइल हैलाइड। RX की रिएक्शन मैंने करी Zn के साथ और प्लस H पॉजिटिव, आप लिख सकते हैं ZnHCl भी। आप क्या लिख सकते हैं? ZnHCl। भाई जिंक की किसी एसिड के प्रेजेंस में की है, एसिड ने क्या दे दिया? H पॉजिटिव। तो RX में से यहाँ से X रिमूव हुआ, X नेगेटिव की फॉर्म में, और H अटैच हो गया, यहाँ पर RH बन गया, प्लस Zn2 पॉजिटिव, प्लस Zn2 पॉजिटिव यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद क्या हुआ? 4RX प्लस LiAlH4, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं LaH, जिसको हम बोल देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन मैंने कराई और बन गया मेरा प्रोडक्ट RH, मतलब एल्केन्स। जो यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहे हैं वो एल्काइल हैलाइड से क्या आ रहे हैं? एल्केन्स।
जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, एल्काइल हैलाइड से सीधा एल्केन्स, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे क्या बना, 4RH प्लस LiX प्लस AlX3, और यहाँ पर जो X है वो फ्लोरीन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं। RX की रिएक्शन उसके बाद मैंने करी टिन ब्यूटाइल हाइड्राइड के साथ, टिन ब्यूटाइल हाइड्राइड, ये टिन, ये ब्यूटाइल ग्रुप है, 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं ब्यूटाइल, जिसको हम NC4H9 लिख रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल ब्यूटाइल है। कैसा ब्यूटाइल है, नॉर्मल ब्यूटाइल। तो ये है टिन ब्यूटाइल हाइड्राइड, टिन ब्यूटाइल हाइड्राइड, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है और जो रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन के बाद क्या बना देगा, RX को RH, ठीक है, और खुद X के साथ अटैच हो जाएगा। तो H एक तरह से सब्सटीट्यूट हुआ है, H ने X को सब्सटीट्यूट कर दिया और बन गया प्रोडक्ट NC4H9 होल थ्राइस, मतलब जो ये है 3 ग्रुप है N ब्यूटाइल के और SNX, ठीक है, टिन हालाइड आप ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, ये कार्बन चेन को डबल कर देती है। ये क्या कर देती है, डबल दी कार्बन चेन। डबल दी कार्बन चेन, जैसे कि मैंने लिखा 2RX और इसके साथ सोडियम यूज हुआ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो बन गया RR और 2NaX निकल गया। एग्जांपल, ये हमारा R ग्रुप, ये X, तो ये मैंने लिया CH3CH2Cl, मतलब प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, या आप बोल सकते हो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, या बोल सकते हो क्लोरोप्रोपेन, या बोल सकते हो 1 क्लोरोप्रोपेन, जिसकी रिएक्शन करी मैंने सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, डी लिख देता हूँ ड्राई ईथर के लिए। और अब क्या होगा, ये ग्रुप इससे जुड़ जाएगा, मतलब CH3CH2CH2CH2CH3 प्रोडक्ट बन जाएगा। आप देखो 6 कार्बन की एक चेन बन गई, CH3CH2CH2, ये पहला R, और CH2CH2CH3 दूसरा R से जुड़ चुका है, इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, और 2NaCl यहाँ से साइड प्रोडक्ट में रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। अब एल्कीन क्या होते हैं, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एल्कीन ले लिया, जिसका नॉमेनक्लेचर अगर मैं करूँ तो 1 2 3 लिख सकता हूँ, और 2 मिथाइल प्रोप 1इन बोल सकता हूँ। 2 मिथाइल प्रोप 1इन का अगर मैं करता हूँ, या प्रोपीन भी बोल लेते हैं सिंपल, या प्रोप 1इन भी बोल देते हैं, तो अगर मैं इसका रिडक्शन करता हूँ, हाइड्रोजनेशन करता हूँ, किसकी प्रेजेंस में, H2 की प्रेजेंस में प्लेटिनम के साथ, H2 की प्रेजेंस में प्लेटिनम भी लिया गया है, तो H2PT, H2PD या H2 निकिल का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन निकिल, हाइड्रोजन पैलेडियम या हाइड्रोजन प्लेटिनम का यूज कर सकते हैं। होगा क्या, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा H का दोनों साइड, जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन है उन दोनों पर, तो यहाँ पर H का एडिशन हो गया और इधर भी CH2 था वो CH3 बन गया। तो ये बन गया अब आपका क्या, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। उसके बाद आती है नेक्स्ट रिएक्शन कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन क्या कहती है कि RMGX और RLi ले लो और कॉपर हाइलाइड के साथ रिएक्शन कराओ RX के साथ, और ये प्रोडक्ट बना देगा RR-, तो ये R और R- यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, ठीक है। R यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हो सकता है, बट R- होना चाहिए प्राइमरी, R- क्या होना चाहिए, प्राइमरी। इस तरीके से आप कोरे हाउस रिएक्शन भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट आती है डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब रिमूवल ऑफ COOH ग्रुप। भाई कार्बोक्सिल ग्रुप तो ये होता है, COH ग्रुप को रिमूव करना है, ऑफ ए मिक्सचर ऑफ द सोडियम सॉल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का लेना है। अगर मैंने लिया RCOH और इसको ट्रीट करा दिया सोडियम के साथ, तो मेटल क्या है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट क्या होगा, RCOO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, यही तो बात है। तो RCO नेगेटिव, Na पॉजिटिव को बोलेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट, ये रहा सोडियम कार्बोक्सिलेट। इसकी रिएक्शन करानी है सोडा लाइम के साथ, किसके साथ, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CO, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CO। यहाँ पर एक टेम्परेचर भी ले जाता है लगभग 623 केल्विन। तो होता क्या है, जब NaOH और CO यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, ठीक है, तो NaOH प्लस CO के साथ, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो कुछ नहीं, इस ग्रुप को रिमूव कर देना है। भाई डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है इस ग्रुप को रिमूव करना। जैसे आपने इस ग्रुप को रिमूव किया तो R के साथ क्या आ जाएगा, H, R के साथ क्या आ जाएगा H, और जो Na वो Na2CO3 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, मतलब सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में। इस तरीके से आप समझ सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसके बाद आती है नेक्स्ट कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस या कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड आप इसे बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए यूज होता है पोटाशियम कार्बोक्सिलेट। क्या यूज होता है, पोटाशियम कार्बोक्सिलेट। इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इस रिएक्शन को करते हैं। तो पोटाशियम कार्बोक्सिलेट को वाटर में लिया, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, और आपका प्रोडक्ट बनेगा RR। क्या बनेगा, RR, मतलब यहाँ पर भी कार्बन चेन क्या हो चुकी है, डबल। क्या हो चुकी है, डबल। बट यहाँ पर कितने कार्बन है, मान लो यहाँ पर मैंने लिया CH3 CH2 COO
के। तो मैंने लिया पोटाशियम, ये क्या है बताइए, कार्बोक्सिलेट। और कौन सा कार्बोक्सिलेट है ये है आपका 3 कार्बन का, मतलब प्रोप। तो क्या वर्ड यूज होगा यहाँ पे, प्रोप। तो पोटाशियम प्रोपेनोएट, ठीक है। अगर मैंने ये लिया है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने पोटाशियम का सॉल्ट लिया है, या आप बोल सकते हो पोटाशियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, इस तरीके से भी अगर आप बोल सकते हो। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पे 3 कार्बन है, बट जो यहाँ पे चेन बनेगी वहां पे देखिए ये COO ग्रुप तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, CH3CH2। यहाँ से जो चेन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, CH3CH2 CH2 CH3, मतलब 4 कार्बन की। मतलब सिर्फ ये दो कार्बन यूज हुए हैं जो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ध्यान देना है, जो CO है वो COO CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, प्लस H2 प्लस 2KOH यहाँ से आउट हो जाते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझिए। RH पर मैंने X2 की रिएक्शन कराई, RH प्लस HX बन गया, मतलब इसको बोलते हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मैंने कराना स्टार्ट कर दिया, और इसको ये रिएक्शन जो होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाती है। जरा समझते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को, ये कैसे होती है रिएक्शन। इसके 3 स्टेप होते हैं, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता क्या क्या वो जरा हम देख लेते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, रेडिकल जनरेशन होता है। तो 3 स्टेप होंगे इसके अंदर, और इसमें सनलाइट या HNO आप यहाँ पर लिख सकते हो। आप इस तरीके से लिख सकते हो। मान लो मैंने लिया CH4 एक एग्जांपल, जिसके साथ मैंने लिखा X2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो सनलाइट या UV रेज भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा CH3X और प्लस में HX निकल जाएगा, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ जो रिएक्टिविटी होगा वो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। आयोडीन यहाँ पर रिएक्ट नहीं करता। अब इसमें 3 स्टेप है, आप तीनों स्टेप देख सकते हो। इनिशिएशन स्टेप, पहले चेन इनिशिएशन होगा, फिर चेन प्रोपेगेशन स्टेप आएगा, फिर चेन टर्मिनेशन स्टेप आएगा। चेन इनिशिएशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं रेडिकल्स में, मॉलिक्यूल्स टू रेडिकल्स। मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होते हैं, रेडिकल्स में। जैसे Cl2 है, तो Cl के बीच में एक बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये लिखा हुआ HNO, UV रेज या आप UV लिख सकते हो, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे 2Cl रेडिकल बन जाएंगे। क्या बन चुका है, रेडिकल। रेडिकल्स आर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। फिर प्रोपेगेशन स्टेप होगा। प्रोपेगेशन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होगा, एक रेडिकल होगा। अब देखिए जनरेट क्या होगा, मान लीजिए मॉलिक्यूल 1 है, मान लीजिए रेडिकल 1 है, तो जनरेट क्या होगा, मॉलिक्यूल 2 प्लस रेडिकल 2, ये कुछ जनरेट होगा इस तरीके से, मॉलिक्यूल 2 प्लस रेडिकल 2। मतलब CH4 मैंने लिया, Cl रेडिकल इसके साथ रिएक्शन करने के लिए आया, तो बना क्या, CH3 रेडिकल बन गया, नया रेडिकल बना, और मॉलिक्यूल जो बना वो HCl बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी पैटर्न में हमने लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है टर्मिनेशन स्टेप। अब टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, आप ध्यान से समझिए। टर्मिनेशन स्टेप में कुछ ऐसा होता है कि जो आपके रेडिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मतलब रेडिकल्स जुड़ जाते हैं, तो रेडिकल्स कन्वर्ट होते हैं मॉलिक्यूल्स में। तो जितने भी रेडिकल्स बने हैं वो सभी मॉलिक्यूल्स बनाते चले जाएंगे। मान लो Cl रेडिकल जुड़ गए तो बनेगा Cl2 मॉलिक्यूल। मान लो CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल जुड़ गए तो बन जाएगा इथेन, CH3 इसको बोलते थे इथ प्लस एन, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर दिया, तो बन गया इनके बीच में बॉन्ड, ठीक है। मान लो Cl रेडिकल और CH3 रेडिकल जुड़ गए तो बन गया CH3। मान लो अगर H रेडिकल बनता है और वो H रेडिकल के साथ जुड़ जाता है तो बन जाता है H2। इस तरीके से यहाँ पे कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स नहीं है, तो कितने भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, और ये मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा, एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। बट ये हेलोजनेशन करने का एक इजी वे है, सिर्फ हमें हेलोजन यूज करना है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। मान लीजिए आपने यूज किया CH, मैं फिर से बोल देता हूँ, CH4 Cl2 HNO के प्रेजेंस में, तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा CH3Cl, और यहाँ से HCl एज ए साइड प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, जो कि होगा नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन क्या है, नाइट्रेशन समझिए। नाइट्रेशन का मतलब है नाइट्रो ग्रुप को ऐड करना। अब नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप है आपका NO2 ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या है आपका, NO2 ग्रुप। अब नाइट्रेशन हम कर रहे हैं एल्केन का, कैसे कर रहे हैं, जिसमें वेपर्स जो होंगे एल्केन्स के उनको हीट किया जाएगा, किसके साथ, HNO3, जो कि HNO3 और H2SO4 इनका नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। तो HNO3 के साथ हीट करेंगे एट अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस। ये क्या लिखा हुआ, डिग्री सेल्सियस, टू गिव नाइट्रो एल्केन्स। इस रिएक्शन को हम और क्या कह सकते हैं, वेपर फेज नाइट्रेशन, क्योंकि वेपर्स को हीट किया जा रहा है एल्केन्स के। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एल्केन लिया जो कि सिंपलेस्ट एल्केन है, जिसका नाम होता है मिथ प्लस एन, मिथेन। तो मिथेन यहाँ पे गैस की फॉर्म में ली गई है, HNO3 गैस लिया है, ठीक है। मतलब जो एसिड है उसके भी वेपर्स लिए हैं, 400 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे हीट कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा CH3NO2 प्लस H2O। मैं फिर से लिख देता हूँ, आपने लिया मिथेन, मैं इधर लिख देता हूँ
आपने लिया मिथेन CH4 गैस फॉर्म में, उसको हीट किया नाइट्रिक एसिड के साथ जो कि HNO3 है, नॉट HNO2। HNO2 होता है नाइट्रस एसिड, ठीक है, HNO2 नहीं HNO3 लिखना है, ठीक है। HNO3 के साथ आपने उसको हीट किया, दोनों गैस फॉर्म में है, ठीक है, गैस फॉर्म में है। टेम्परेचर जो हम ले रहे हैं वो 400 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ HONO2, बिल्कुल ठीक बात है, HNO3। तो NO2 जो यहाँ से होगा वो इस पे जाके अटैच हो जाएगा, फिर HO कहाँ चला जाएगा, वो H के साथ वाटर बना लेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3NO2, CH3NO2 नाइट्रो एल्केन, और प्लस आप यहाँ पर देख सकते हैं वाटर, क्या बना है यहाँ पे, वाटर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना HONO2, HONO2। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आपको पता ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है और ये बन जाता है CH3NO2, और जो OH है वो इस H के साथ चला जाता है, और वो क्या बना लेता है, क्या बना लेता है, जल्दी से बताइए, वो बना लेता है वाटर। नेक्स्ट आता है कंबशन रिएक्शन। कंबशन तो काफी सिंपल रिएक्शन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बस हीट करना है। तो एल्केन्स को बर्न किया जाता है रेडिली विद नॉन लुमिनस फ्लेम इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन टू गिव CO2 एंड वाटर, ठीक है। मैं इसका जनरल फॉर्मुला भी आपको बता देता हूँ। कंबशन में जनरल फॉर्मुला होता है, जो एल्केन्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मुला होता है CnH2n+2। CnH2n+2 किसका फॉर्मुला है, जल्दी से बताइए, एल्केन्स का। सिंपलेस्ट एल्केन आप ले सकते हैं मिथेन, उसके बाद आप जा सकते हैं इथेन पर, उसके बाद आप जा सकते हैं प्रोपेन पर, उसके बाद आप जा सकते हैं ब्यूटेन पर, उसके बाद आप जा सकते हैं पेंटेन पर। इस तरीके से आप चल सकते हैं। मान लीजिए इसके बाद लाइक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमको हीट करना है, प्रोडक्ट बनेगा CO2 और H2O। अब बात यह आती है कि आपको बैलेंसिंग ना करनी पड़े और डायरेक्ट में एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाए, तो कितने यूज करेंगे हम O2, कितने बनेंगे CO2 और कितने बनेंगे H2O। तो हम NCO2 यहाँ पे पाएंगे और N+1 H2O यहाँ पे प्रोडक्ट में आएंगे। बट कैसे, N+1 H2O प्रोडक्ट में आएंगे, तो कितने O2 यूज हुए, यहाँ पे O2 यूज होंगे 3n+1/2, 3n+1/2। n की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी। मान लो n की वैल्यू मैंने ली 1, CH4 के लिए n की वैल्यू कितनी है जी 1, तो 1 × 3 3, 3 + 1 4, 4/2 2 O2। अब आप देखिए कितने n की वैल्यू 1, तो आ गया CO2, n की वैल्यू 1, 1 + 1 2, 2H2O। तो आप देख सकते हैं ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन चुकी है, CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं C2H6, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है जी 2, n की वैल्यू 2 है, तो हमें लिखना है 3n+1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 3 6 + 1 7/2 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 7/2। ये आपको देगा कितने 2CO2 प्लस कितने H2O, 2 + 1 3H2O, नॉट 6H2O, कितने H2O 3H2O प्लस हीट। तो जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, C2H6 प्लस 7/2 O2 गिव्स 2CO2 प्लस 3H2O। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे कितने कार्बन, 2 कार्बन, कितने कार्बन 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन 3 + 4 7 ऑक्सीजन। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को, एंटायर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते 2 से, तो आपके पास एक फ्रैक्शन की जगह सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, जो कि होगी 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स 4CO2 प्लस 6H2। अभी भी इक्वेशन बैलेंस्ड है, बस इसमें फ्रैक्शन नहीं है। तो एक कंबशन रिएक्शन है। कंबशन रिएक्शन काफी सिंपल है, सिर्फ हमें एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना एल्केन्स को, और वो आपको CO2 वाटर और हीट क्या देते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं एरोमेटाइजेशन पे। एरोमेटाइजेशन क्या है, जो एल्केन्स होते हैं जिनके पास 6 से लेकर 10 कार्बन एटम होते हैं, उनको कन्वर्ट किया जा सकता है बेंजीन और उसके होमोलोग्स में, ठीक है। मान लो 6 कार्बन का कोई एल्केन है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देंगे हम बेंजीन में, क्योंकि बेंजीन में भी कितने कार्बन होते हैं 6 कार्बन। एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जैसे मान लो मैंने लिखा C6H4, क्या लिखा मैंने C6H4, ठीक है। C6H4 को जो कि क्या है एल्केन, तो V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या CH2O3 या मोलिब्डेनम के ऑक्साइड के साथ 773 केल्विन और 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कन्वर्ट किया जा सकता है C6H6, जो कि एक बेंजीन है, ठीक है जी। ऑक्सीडाइजेशन ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं टर्शरी एल्केन, टर्शरी एल्केन्स को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। टर्शरी एल्केन आप ले सकते हैं, जैसे मान लो CH, इधर भी R लगा दिया, इधर भी R लगा दिया, इधर भी R लगा दिया, KMnO4 की प्रेजेंस में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो इस H और इस कार्बन के बीच में जो होगा वहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा, इस तरीके से, यहाँ पर R, इधर भी R, इधर भी R और इधर बन जाएगा OH। तो टर्शरी एल्केन हमने लिए, ये टर्शरी एल्केन है, उनको ऑक्सीडाइज कर दिया और बना दिया टर्शरी अल्कोहल्स। क्या बना दिया, टर्शरी अल्कोहल्स। चलिए एल्केन्स को यहाँ पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट पर मूव करते हैं, जो कि होगी एल्कीन्स।
ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको पता ही है, इसमें दो तरह की होगी, एक सिस होगी और एक क्या होगी ट्रांस, एक क्या होगी सिस और एक क्या होगी ट्रांस। चलिए मूव करेंगे बात पर। तो बात क्या कहती है, एल्कीन्स के केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन पे हम बात करेंगे, जब हम इसका क्या कर रहे हैं बॉन्ड पर एडिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन का, मतलब हाइड्रोजनेशन हम यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन रिएक्शन के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने लिया 1 ब्यूटीन या आप इसको बोल सकते हैं ब्यूट 1 क्योंकि 1 पर डबल बॉन्ड है। हाइड्रोजन प्लेटिनम या हाइड्रोजन पैलेडियम या हाइड्रोजन निकिल का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा डबल बॉन्डेड कार्बन पर, मतलब CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ये प्रोडक्ट बनेगा। और जो यहाँ पे डेल्टा H0 है वो उसकी वैल्यू आती है -30.3 किलो कैलोरी पर मोल। अगर आपने सिस टू ब्यूटीन का लिया हाइड्रोजन प्लेटिनम या हाइड्रोजन पैलेडियम या हाइड्रोजन निकिल के प्रेजेंस में, तो आपको जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3 CH2 CH2 CH3 सेम प्रोडक्ट, बट यहाँ पर डेल्टा जो H0 है हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो है -28.6 किलो कैलोरी पर मोल। और नेक्स्ट ट्रांस टू ब्यूटीन के केस में आप देख सकते हैं, ट्रांस टू ब्यूटीन के केस में जब आप H2PT के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करते हैं तो प्रोडक्ट फिर से वो जाता है जो कि है नॉर्मल ब्यूटेन। क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। और डेल्टा H0 अब की बार और भी कम है जो कि है -27.6 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है जी। अब यहाँ पर कह रहा है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजनेशन इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी अल्फा हाइड्रोजनेशन होगी। तो इस तरह से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कॉन्सेप्ट्स का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं, सिंपलेस्ट नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जैसे RCH2CH3 ये कोई आपका एल्केन है, तो RCH2CH3 को हमने PT और PD के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ एडिशन कराया तो आपका प्रोडक्ट क्या बना है, जो H2 है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो H2PT या H2PD हमने यूज किया तो आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, तो वो एक सेकेंड, तो हमें क्या करना है यहाँ पे एल्केन को एल्कीन में बदलना है। ये हमारा एल्केन है, ये हमारा एल्कीन है, मतलब एल्केन ले रहे हैं और यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, नॉट हाइड्रोजनेशन, सॉरी फॉर दैट, दिस इज डीहाइड्रोजनेशन क्योंकि रिमूवल हो रहा है, डीहाइड्रोजनेशन रिमूवल हो रहा है किसका H2 का, रिमूवल किसका हो रहा है H2 का। तो यहाँ से एक H यहाँ से चला गया, एक H यहाँ से चला गया, तो यहाँ पर क्या आ गया डबल बॉन्ड, तो ये बन गया RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लेटिनम या पैलेडियम का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डिहाइड्रोजन ऑफ एल्काइल हैलाइड भी हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया RCH2CH2X प्लस अल्कोहलिक OH, इसके साथ रिएक्शन करने पर बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलेंगे हम एल्कीन। क्या बोलेंगे, एल्कीन। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, मान लीजिए मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लिख दिया क्लोरीन, तो अब क्या होगा, ये है आपका बीटा हाइड्रोजन और ये आपका बीटा हाइड्रोजन, भाई इधर भी तो हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, तो किसी भी एक बीटा हाइड्रोजन का आप रिमूव कर दीजिए। किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। मान लीजिए ये वाला रिमूव कर देता हूँ, प्रोडक्ट दोनों सेम ही होंगे क्योंकि कोई अदर सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, कोई अदर सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो प्रोडक्ट सेम होंगे। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम होता है, क्या नाम होता है रिएक्शन का, बीटा एलिमिनेशन। तो क्या प्रोडक्ट आएगा जल्दी से बताइए, ये था क्लोरो साइक्लोहेक्सेन या 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बोल देते हैं, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन, या बोल सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है जी, इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये हो गया डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ HX, यहां से क्या रिमूव हुआ HCl, तो इसको बोलते हैं डी रिमूवल के लिए हाइड्रोहेलोजिनेशन, या इसको पर्टिकुलर बोल सकते हैं डिहाइड्रोक्लोरिनेशन। इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स क्या कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जो ट्रांस एल्कीन्स हैं वो फॉर्म की जाती हैं बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। तो एल्काइंस क्या होते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये टर्मिनल एल्काइन में लिया है, हमें बनाना ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन एल्काइन की हेल्प से कैसे बनाए, H2PD कार्बन BSO4 की प्रेजेंस में सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम लिक्विड अमोनिया या टिन
और HCl। तो देखते हैं सॉल्यूशन। सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया जब हम लेते हैं, Na इन लिक्विड अमोनिया, मतलब बर्च रिडक्शन जब हम करते हैं, रिड्यूसेस एल्काइंस विद एंटी स्टीरियोकेमिस्ट्री टू गिव ट्रांस एल्कीन्स। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम होता है बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन के केस में हमें ट्रांस एल्कीन मिलता है। तो रिडक्शन इज सेलेक्टिवली एंटी सिंस द विनाइल रेडिकल फॉर्म ड्यूरिंग रिडक्शन इज मोर स्टेबल इन ट्रांस कॉन्फिगरेशन। इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा, बट मैं आपको बता देता हूं इसका एग्जांपल। मान लीजिए आपने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो जो इसका प्रोडक्ट बनता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ट्रांस एल्कीन से वो बनेंगे एल्काइंस के रिडक्शन से। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका, अगर मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब मैं इसका रिडक्शन करूंगा सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो आएगा ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन, ठीक है। उसके लिए आप को ये वाला सिंपलेस्ट आप कह सकते हैं इसको, दिस इज इथाइन, इथ प्लस आइन इथाइन। तो आपको ये ग्रुप ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। अगर आप इसका रिडक्शन करते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, C CH3, इधर मान लो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड C, और इधर मान लो हाइड्रोजन ये CH2 CH3। तो एंटी स्टीरियोकेमिस्ट्री मिलती है, इसे बोलेंगे हम ट्रांस एल्कीन। ठीक है जी। नेक्स्ट आप मूव करेंगे इसके सॉल्यूशन को डिटेल में देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा C ट्रिपल बॉन्ड C है, इसके बाद सोडियम जो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं सोडियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, जिसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 281 है, जिसका लुईस सिंबल इस तरीके से होगा। तो ये डोनेट्स करेगा इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर, एल्काइन में, विच आफ्टर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन फ्रॉम अमोनिया फॉर्म्स विनाइल रेडिकल। जिसने क्या किया है आप कुछ ऐसे समझिए, मान लो ये बॉन्ड इधर की तरफ गया, तो ये कुछ ऐसे हुआ, और इसका p ऑर्बिटल यहाँ पे, इसमें इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ये आ गए, और इस इधर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आया है जो इसने दिया है। ठीक है जी, ये आ गया। अब क्या हुआ, जैसे ही इसने हाइड्रोजन को लिया, इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या लिया, हाइड्रोजन इस अमोनिया से, तो NH2 यहां से बाहर निकल गया। अब क्या होगा, ये बन गया विनाइल रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं, ये विनाइल, और जिस कार्बन पर ही अगर मान लो डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही हेलोजन हो तो विनाइल हैलाइड, डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही अगर क्या है इलेक्ट्रॉन है तो विनाइल रेडिकल। ट्रांसफर ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन गिव्स से विनाइलिक अनायन। अब क्या हुआ, यहाँ से सोडियम ने फिर से एक सोडियम आया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, और Na पॉजिटिव खुद Na पॉजिटिव फॉर्म में बाहर निकल गया और अपना इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिया। ये बन गया विनाइलिक अनायन, विच इज मोर स्टेबल इन ट्रांसफॉर्म, जो कि ट्रांसफॉर्म में ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सिस। अगर यहाँ पे R और R डैश दोनों सेम साइड ऐसे डायगोनल पे ना हो और सेम साइड आ जाएंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। उसके बाद क्या होगा, फिर से ये अनायन H को ले लेगा और ये बना लेगा ये कंपाउंड, तो ये बन गया आपकी ट्रांस एल्कीन। क्या बन गई आपकी, ट्रांस एल्कीन। तो इस तरीके से ट्रांस एल्कीन बनती है, इजी सी है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ HOBr विद प्रोपीन। भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे कहते हैं प्रोपीन। या आप कह सकते हैं प्रोप 1इन। रिएक्शन किसके साथ हो रही है, HOBr के साथ। आप ऐसे समझ सकते हैं HO नेगेटिव और Br पे क्या आ गया, पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब एडिशन करना है, तो एडिशन कर देते हैं। देखिए जब हम एडिशन करेंगे तो दो केस बन सकते हैं, या तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड इधर आ जाए तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव आ जाए, या हो सकता है ये डबल बॉन्ड इधर चला जाए तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव आ जाए। अगर इधर नेगेटिव आया तो HOBr के साथ जो रिएक्शन होगी उसमें Br यहां पर आ जाएगा, मतलब बनेगा CH3 CH Br
डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड हो गया डबल, CH2OH। अगर ये इधर नेगेटिव रहा तो Br इधर आ जाएगा, मतलब CH3CHOH CH2Br। अब इन दोनों प्रोडक्ट में से मेजर माइनर कैसे होगा, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। आप देखेंगे जब मैंने प्रोपीन का यूज किया, HOBr लिया, तो इस पे नेगेटिव आया, पार्शियल नेगेटिव से पार्शियल पॉजिटिव, मार्कोनिकॉफ रूल का एडिशन करता है, जो कहता है कि जो आपका नेगेटिव आयन है राइट, वो जाएगा उस कार्बन पर जिस उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, मतलब सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा। क्या होगा, विच बियर्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो हमने एडिशन कर दिया OH और Br का, ये प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। मतलब जो नेगेटिव आयन है, जो कि इसमें OH नेगेटिव है, वो जाएगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो बियर कर रहा है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो इस पे है, तो इस पे जाएगा, और यह प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। तो दूसरा क्या होगा, माइनर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच कंपाउंड वुड गिव 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल अपॉन ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या होती है, ओजोनोलिसिस ओजोन की हेल्प से बॉन्ड को ब्रेक करना। मान लीजिए आपने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने लिया ओजोन, ये बनाएगा ओजोनोइड, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। बॉन्ड को कर देना है ब्रेक, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, यहाँ पे एक टेम्पल टाइप में, मंदिर टाइप में इस तरीके से बना लेना है, इसको हम बोलते हैं ओजोनोइड। और फिर ZnH2 के प्रेजेंस में ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हुआ तो कार्बन, इधर एक बॉन्ड ऐसे मान लीजिए, इधर एक बॉन्ड और ऑक्सीजन, और इस पर 2 हाइड्रोजन, क्या बनाइए HC डबल बॉन्ड OH। इसको हम क्या बोल सकते हैं, HCHO। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिथ प्लस N प्लस अल, और क्या बोल सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। इसका क्या बेनिफिट होगा बताएंगे। इसका बेनिफिट होगा कि कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इधर भी हैं, मतलब इसके 2 मोल्स बन जाएंगे, मतलब इस तरीके से ओजोनोलिसिस कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि फर्स्ट स्टेप में लिखिए ओजोनोलिसिस, ओजोनोइड बनने का फॉर्मेशन, और सेकंड स्टेप में लिखिए ZnH2 बॉन्ड को ब्रेक करना है, ओजोनोइड को। बस इस बॉन्ड को ब्रेक करिए, ये CH2 लिखिए, इस पे डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, C लगाइए, डबल बॉन्ड O और H लिख दीजिए। इसको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए कि C है, उस पर 2 हाइड्रोजन है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, C है, उस पर 2 हाइड्रोजन है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। बन गया ना फॉर्मल्डिहाइड। इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक ले सकते हैं। ये चीज एल्काइन के साथ भी कर सकते हैं। मान लो कोई भी एल्काइन लिया आपने, मान लो आपने कोई भी एल्काइन लिया, फॉर एग्जांपल आपने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सबसे सिंपलेस्ट ले लेते हैं। चलिए पहले ओपन करके दिखाते हैं। O3 C डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है ओजोन, तो सिंगल बॉन्ड रहेगा क्योंकि ट्रिपल है। इधर एक हाइड्रोजन कार्बन, इधर एक हाइड्रोजन, अब बना दो टेम्पल, ये बना दिया जी। अब ये सिंगल बॉन्ड जब ओजोन ब्रेक नहीं कर पाता, तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, यहां तक और फिर यहां तक, इधर और इधर। अब देखो कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन, और इधर क्या है, डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन जुड़ा हुआ नेक्स्ट से, इधर क्या है, डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया, CHO जुड़ा हुआ है CHO से, इसको बोलते हैं गिलाई ऑक्सल, या फिर 1,2 इथ प्लस N प्लस सॉरी इथेन 1,2 डाइअल। ठीक है जी, इस तरीके से आप कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक। वही शॉर्ट ट्रिक में क्या है, फर्स्ट स्टेप में O3, सेकंड स्टेप में ZnH2, यहाँ पे लिख सकते हो ZnH2 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जब आपने फर्स्ट स्टेप में O3 और सेकंड स्टेप में ZnH2 लिखा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आपको बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है, ट्रिपल को सिर्फ सिंगल करना है,
इस तरीके से, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, और जहां से आप बॉन्ड को ब्रेक करते हैं उन दोनों कार्बन्स पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाना है, प्रोडक्ट आ जाएगा। वो ही करना है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, एक 5 कार्बन की चेन आई। तो प्रोडक्ट देखिए क्या आएगा, 2 3 4 5। मान लो ये 1 नंबर है तो ये 5 नंबर होगा, तो मान लो ये 1 नंबर है तो ये 5 नंबर होगा। तो 1 5 पे भी CH3 और 1 पे भी CH3 है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो। तो बताइए कीटोन आया क्या, इसमें अल आया, अल, अल का मतलब होता है एल्डिहाइड, तो ये प्रोडक्ट नहीं होगा। यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, जब यहाँ से ब्रेक किया तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की एक चेन बना लीजिए। यही तो है, देख लीजिए एक बार, बिल्कुल यही है। डबल बॉन्डेड वन से नेक्स्ट कार्बन पर ग्रुप पर। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ब्रेक नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5। बताइए चेन कितने की बनेगी, चेन बन रही है 5 की। बताइए 1 2 3 4 5, 1 वाले पर एक CH3 लगा दिया जी, 2 3 4, 4 पर एक CH3 लगा दिया जी, 5 पर डबल बॉन्ड ओ लगाना है, हाइड्रोजन होगा, और 1 पे डबल बॉन्ड ओ लगाना है। ठीक है, क्या इसमें अल आ रहा है, बिल्कुल अल आ रहा है। नंबरिंग करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में से नंबरिंग की प्रीफरेंस किसको देंगे, एल्डिहाइड को। तो चलिए नंबरिंग करते हैं, इसको देंगे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये 6। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल 5 कीटो। अब देखिए M और K में से कौन पहले आता है, ABCDEFGHIJKLMNO। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑक्सो लिखते हैं तो 5 ऑक्सो चल जाएगा, बट अगर कीटो लिखते हैं तो पहले लिखना होगा 5 कीटो 2 मिथाइल 5 कीटो 2 मिथाइल। उसके बाद कितने की चेन है, 6 की, तो हेक्स। उसके बाद एन सिंगल बॉन्ड है, 1 अल, यहाँ लिख सकते हैं सिर्फ हेक्सेनल। तो उसके बाद देखिए बी ने प्रोडक्ट दिया है ये वाला 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल, है ना, बी ने दिया है। इस वाले को करके देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट मिलेगा। जब इसको किया तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो यहीं पे लगा देता हूँ डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, चेन ब्रेक हो जाएगी, तो बन जाएगा 1 डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो। तो ये डबल बॉन्डो क्या रहेगा, इस पर हाइड्रोजन भी रहेगा, मतलब ये बनेगा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट आ जाएगा, और सेम यहाँ पर भी उसी तरीके से प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड आएगा। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब मैंने इसका किया तो O3 और हीट किया और ZnH2O2, H2O2 भी लिख सकते हैं आप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बना CH3। ठीक है जी, उसके बाद इस पे डबल बॉन्ड आना है, C डबल बॉन्ड, उसके बाद CH2 CH2 CH2। ठीक है जी, उसके बाद CH। ठीक है जी, और इस पे क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए था, ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा CH2 आ गया, क्योंकि 1 2 3 तीन ही CH2 आने चाहिए थे, 1 2 3 ये एक्स्ट्रा है। उसके बाद क्या होना चाहिए थे, C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये हेप्टेन नहीं बनेगा, हेक्सेन बनेगा, क्योंकि नंबरिंग जो हम स्टार्ट करेंगे, हाँ सॉरी, ये हेप्टेन ही बन जाएगा, क्योंकि नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर लो, दोनों साइड से इक्वल है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक CH2 एक्स्ट्रा। जब हमने नेक्स्ट वाला किया, एक सेकंड दीजिए, ठीक है, जब हमने नेक्स्ट बी वाला किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ से चेन ब्रेक करनी है। ये हो गई चेन ब्रेक, इधर डबल बॉन्ड ओ लगाना है, इधर डबल बॉन्ड ओ लगाना है। तो देखिए CH3, ये वाला CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड ओ, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद CH2 CH2 CH, CH2 CH2 CH आएगा, CH पे CH3 और इधर क्या है CHO। तो ये बन गया 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेन अल। उसके बाद क्या हुआ, ये प्रोडक्ट यहाँ पर डबल बॉन्ड हो आएगा और इधर भी डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं O3 हीट और Zn H2O2 के प्रेजेंस में CH3 C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, उसके बाद CH2 CH, CH2 CH CH3, उसके बाद CH2 CHO, बिल्कुल ठीक है। 5 कीटो 3 मिथाइल हेक्सेनल बना है, यहाँ पे क्या बना है, 5 कीटो 3 मिथाइल हेक्सेनल। नेक्स्ट और लास्ट जो कि इस तरीके से ब्रेक होगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो और इधर भी डबल बॉन्ड हो। तो पहले होगा CH3, फिर C डबल बॉन्ड हो, फिर CH, फिर CH3, ये हो गया, फिर CH2 CH2 CHO, CH2 CH2 CHO। वही रिएजेंट यूज हुए, तो 5 कीटो 4 मिथाइल हेक्सेनल। तो किसने आंसर दिया आपको,
जो आंसर दिया वो बी वाले ने दिया है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो इक्वेटोरियल और एक्सियल का आता है। अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ये कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं जिनमें मिथाइल ग्रुप आप देख सकते हैं जो कि बड़े ग्रुप्स हैं, हाइड्रोजन रेस्पेक्टिव छोटे ग्रुप्स हैं, और मिथाइल ग्रुप्स को यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, नॉट ओनली मिथाइल ग्रुप, अगर कोई और बल्कि ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है किस पोजिशन पर, अगर बल्कि ग्रुप एक्सियल पोजिशन पर होते हैं तो वो अनस्टेबल होता है, मतलब वो लेस स्टेबल होता है। और बल्कि ग्रुप अगर इक्वेटोरियल पर है, इक्वेटोरियल पर, तो उस ग्रुप को बोल दिया जाता है स्टेबल, उस मॉलिक्यूल को क्या बोल दिया जाता है, स्टेबल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मिथाइल है ये किस पोजीशन पर है, एक्सियल। ये मिथाइल किस पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल। यहाँ पर ये मिथाइल किस पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल। ये मिथाइल अगर यहाँ एक्सियल है तो ये वाला फिर क्या होगा, नीचे एक्सियल। फिर इस तरीके से ये एक सेकेंड दीजिए, ठीक है, ये वाला मिथाइल किस पोजीशन पर है, जल्दी से बताइए, एक्सियल पर। ठीक है, ये मिथाइल किस पर है, इक्वेटोरियल। ठीक है, और उसके बाद ये मिथाइल किस पर है, इक्वेटोरियल। ठीक है जी, ये मिथाइल किस पर है, इधर एक्सियल, ये एक्सियल पर है। ठीक है जी, उसके बाद ये किस पर है बताइए, एक्सियल पर। तो अब आप देख सकते हैं क्लियरली आपको विजिबल है, यहां पर आप देखिए उसने पूछा अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। जहां पर दोनों मिथाइल ग्रुप, देखो यहां पे ई बन रहा है इक्वेटोरियल एक्सियल, यहां पर भी ई बन रहा है इक्वेटोरियल एक्सियल, यहां पे ई बन रहा है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, यहां पे ए बन रहा है एक्सियल एक्सियल। तो एक्सियल वाले सबसे ज्यादा अनस्टेबल होंगे, मतलब फोर्थ वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल, और 3 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। तो ऑर्डर देख लेते हैं, आपका जो 3 वाला है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके कंपेरेटिवली है 1 वाला। ठीक है, और फिर 2 और 4। ठीक है, जो 1 और 2 है वो कंपेरेटिवली होंगे, दोनों में ई और ई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं द स्ट्रक्चर इन विच बल्कियल ग्रुप्स विच इज मिथाइल ग्रुप ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशंस इज मोर स्टेबल देन द वन इन विच बल्कियल ग्रुप्स आर एट एक्सियल पोजीशंस। तो एक्सियल इक्वेटोरियल का यहाँ पे गेम है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सियल इक्वेटोरियल का गेम हमें ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, मान लेते हैं जो यहाँ पे ग्रुप होगा वो एक्सियल पे होगा। ठीक है, अगर इस ग्रुप से आप याद रख सकते हैं, अगर जो ये ग्रुप है ये ऊपर की तरफ वो एक्सियल होता है, तो जो नेक्स्ट ग्रुप छोड़ दो, फिर जो नेक्स्ट आएगा वो वाला कहाँ होगा, एक्सियल पर, जो ऊपर की तरफ होगा वो एक्सियल होगा। फिर नेक्स्ट छोड़ दो, फिर जो ऊपर होगा वो एक्सियल होगा। अब जो नेक्स्ट हमने छोड़ा है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट किया इस कार्बन से, तो यहाँ पर जो ग्रुप है वो एक्सियल पर है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, तो जो नीचे होगा नेक्स्ट वाला वो एक्सियल होगा। फिर जो नेक्स्ट है, देखो आप देख सकते हैं, मैं फिर बता देता हूं आपको, ध्यान से समझिए। पहले आपको पहला ग्रुप याद रख लेना है, वो ऊपर की तरफ एक्सियल पे, फिर ऑल्टरनेट छोड़कर ऊपर वाले सारे एक्सियल होंगे। उसी तरीके से उससे दूसरे वाले पाओ नीचे एक्सियल है, फिर ऑल्टरनेट छोड़कर नीचे वाले सारे एक्सियल होंगे। तो ये ऊपर हो गया ऑल्टरनेट, फिर ये नीचे आ गया एक्सियल, फिर ये ऊपर हो गया, फिर ये नीचे आ गया एक्सियल। इस तरीके से एक्सियल मिल जाते हैं, और यहाँ पे इक्वेटोरियल आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेटोरियल आ जाएगा, यहाँ पर इक्वेटोरियल आ जाएगा, यहाँ पर इक्वेटोरियल आ जाएगा। इस तरीके से आप इक्वेटोरियल बना सकते हैं। अगर इक्वेटोरियल तो इधर आ जाएगा और इक्वेटोरियल तो इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशंस आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और इजीली आप देख सकते हैं कि अगर आपके एक्सियल ग्रुप पर एक्सियल पोजीशंस पर बल्कियल ग्रुप प्रेजेंट है तो जो मॉलिक्यूल होगा वो अनस्टेबल होगा, अगर इक्वेटोरियल पे जा रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। और इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू कैरी आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन में बोला गया है कि 1 पेंटाइन को पेंटेन अल में कन्वर्ट कर दो। कह रहा है जो पेंटाइन है 1 2 3 4 और 5 1 है, मतलब 1 2 3 4 5। जरा बॉन्डिंग कंप्लीट करते हैं, CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH नहीं, कुछ नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि 4 बॉन्ड कंप्लीट है। चलिए कोई नहीं, आप इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा और दूसरे तरीके से लिखता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH2, उसके बाद C और ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है जी, यहाँ पे अच्छा जाएगा। ये है आपका 1 पेंट आइन। कैसे पता लगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया।
इससे बनाना है पेंटेनल। पेंटेनल होता है CH3 CH2 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 और CHO। भाई हो गया ना 1 2 3 4 5, और जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो हमेशा टर्मिनल होता है, ये है पेंटेनल। अब यूज करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है HgSO4 H2SO4, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं इस पे HgSO4 मर्क्यूरेशन करता हूं H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एक तरीके से वाटर एडिशन हो जाता है, वाटर एडिशन हो जाता है, वो चीज ध्यान रखनी है। कर देते हैं जरा वाटर का एडिशन। देखिए ये बनेगा CH3 CH2 CH2 C, इधर आ गया OH, डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा टॉटमराइजेशन, क्या होगा, ये डबल लॉन पे इधर आएंगे, ये इधर आएगा, ये हाइड्रोजन को ले लेगा। तो बोलो क्या बना, CH3 CH2 CH2 क्या हुआ C, डबल बॉन्ड O और CH3। एक प्रोडक्ट तो इसका ये बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है, HOH का एडिशन होना है। अब दूसरा क्या हो सकता है, ये हो सकता है CH3 CH2 CH2 C, और C पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, और इधर डबल बॉन्ड CHOH। फिर से वही होगा, ऑक्सीजन के लॉन पे इधर आएंगे, इधर आएगा, ये इसको ले लेगा हाइड्रोजन को। ठीक है जी। आपके पास प्रोडक्ट ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देख लो, तो यहाँ पे बना देता हूँ छोटा सा। देखिए ये लिखा CH3, फिर लिखा CH2, फिर लिखा CH2, फिर लिखा CH2, फिर आ जाएगा C, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O और H, आ गया पेंटेनल। इसका मतलब ये हुआ कि HgSO4 और H2SO4 के एडिशन से ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है, बट जब हम HgSO4 और H2SO4 के एडिशन इस तरीके से करेंगे तो ये प्रोडक्ट मेजर होगा और वो वाला प्रोडक्ट माइनर होगा, क्योंकि इसमें एक तरह से मार्कोनिकॉफ एडिशन के थ्रू ये क्या होता है, एडिशन होता है। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है H2 लिंडलार कैटलिस्ट और O3ZnH2, और दिया हुआ HiO4 H2O, और दिया हुआ BH3 H2O2 NaOH। अब हमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग चाहिए। अब हमें पता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है वो BH3 मतलब डाइबोरेन वाले केस में होता है। ठीक है, जो किस केस में होता है, डाइबोरेन वाले केस में। तो इस केस से इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। ये हमने लिया पेंटवानाइन, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मुझे लेना पेंटवानाइन, तो इन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। ये देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, हो गया पेंटवानाइन। जब आप BH3 जो कि एक्चुअली में डाइबोरेन की तरह एग्जिस्ट करता है B2H6, बट हम जब यूज करते हैं वो इस तरीके से BH3 की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, जब हम यूज करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, BH3 की फॉर्म में। अब इस रिएक्शन का नाम क्या हो सकता है, जरा सोचने की कोशिश करिए। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, इस रिएक्शन का नाम होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक्चुअली में तो रिएक्शन स्टेप बाय, बट मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट ये है कि रिएक्शन में आप एंटी मार्कोनिकॉफ के थ्रू, रिएक्शन तो एंटी मार्कोनिकॉफ ही फॉलो करेगी, एंटी मार्कोनिकॉफ के फॉलो करेगी, एंटी मार्कोनिकॉफ के थ्रू H2O का एडिशन कर दो। मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है कि जो OH नेगेटिव है, मतलब जो नेगेटिव आयन है वो जाएगा किस पे, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे या उस ट्रिपल बॉन्डेड पर जिस पर ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन है। अब यहाँ इस 1 और 2 के बीच में 1 पर एक हाइड्रोजन और 2 पर कोई हाइड्रोजन नहीं, तो 1 पर एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हो जाएगा C मत लिखिए, इसको ऐसे लिख लेता हूँ। ये डबल बॉन्ड कर दीजिए, और इधर एडिशन हो जाएगा किसका, जो नेगेटिव आयन है वो इस पे चला जाएगा 1 पे, क्योंकि इस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, और जिस पर हाइड्रोजन कम है उस पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये बन गया। अब इसका क्या होगा वही बताइए, ये इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऊपर आएगा, डबल बॉन्ड पर जैसे नेगेटिव आया वो इस हाइड्रोजन को ले लेगा। तो ये बन जाएगा इस तरीके से। ये इधर आ गए आपके क्या कह सकते हैं आप, 2 हाइड्रोजन, और इधर आ चुका है आपका डबल बॉन्ड O और H ऑलरेडी है। डबल बॉन्ड O और H ऑलरेडी है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 और 1 3 और 1 4 ये बॉन्ड बने हुए हैं 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया आपका क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं CH3 CH2 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 CHO, ये बन गया पेंटेनवानल। क्या बन गया, पेंटेनवानल। मतलब हमें वो रिएजेंट चाहिए था, वो रिएजेंट चाहिए था जो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन दे सके। आप देख सकते हैं ये पेंटवानाइन है, BH3 का एडिशन किया, H2O2 OH नेगेटिव के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया वाटर का, और इस तरीके से ये एक प्रोडक्ट बना। यहाँ से टोटोमराइजेशन हुआ, ये टोटोमराइजेशन हुआ है, टोटोमराइजेशन
ठीक है। टॉटमराइजेशन के बाद आपको प्रोडक्ट मिल गया पेंटेन 1L, ठीक है, या पेंटेनल बोल सकते हैं क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल ग्रुप होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इस तरीके से आपको ये चीजें क्या रखनी है, माइंड में रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, ये ब्यूटीन है मतलब एल्कीन है, और ये आइसोब्यूटेन है। तो इजी क्वेश्चन है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ना कह के आप देख सकते हैं, सेम एटम्स दिख रहे हैं, ठीक है, सेम एटम्स दिख रहे हैं। उसके बाद ब्यूट 1 मे बी कन्वर्टेड टू ब्यूटेन, मतलब एल्कीन टू एल्कीन बनाना है तो आप किसका यूज करेंगे, वो इजीली हो जाएगा। उसके बाद ओजोनोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिव्स फॉर्मल्डिहाइड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ओजोनोलिसिस फॉर्मल्डिहाइड देती है एक प्रोडक्ट के रूप में। इसका मतलब ये हुआ फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है तो वहां पर जो ग्रुप है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पर जो है वो जो फॉर्मल्डिहाइड मिलने का मतलब है कि उस पर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, मतलब जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो टर्मिनल एल्कीन है। वो कैसी है, टर्मिनल एल्कीन। दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 2 इथाइलिनिक डबल बॉन्ड्स, ए विनाइल ग्रुप, एन आइसोप्रोपाइल ग्रुप या एसिटिलिनिक ट्रिपल बॉन्ड। तो वो आप प्रेडिक्ट यहां से कर सकते हैं प्रोडक्ट बना कर देख के। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, इनमें से कौन सी रिएक्शन 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन दे सकती है। मतलब HBr का एडिशन 2 बार कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर HBr का एडिशन कर रहे हैं और ऑलरेडी एक Br लगा हुआ है, यहाँ पर 2 बार HBr का एडिशन, यहाँ पर भी HBr का एडिशन कर रहे हैं। तो HBr का एक बार एडिशन कर रहे हैं तो आई थिंक ये तो प्रोडक्ट नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बार एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनका एडिशन, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, इन सभी बातों का यूज करके आप इनको प्रोडक्ट बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है व्हेन 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन एंड 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, कह रहा है 1 2 3, कह रहा है 1,1,1 मतलब 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, हाइड्रोजन कंप्लीट कर सकते हैं, ये हो गया 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, और कह रहा है 1 2 3 और 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन आर रिएक्टेड सेपरेटली विद एक्वस KOH। जब इसको एक्वस KOH के साथ और एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बनता है कंपाउंड C और यहाँ पर बनता है कंपाउंड B। बोथ A एंड B गिव द सेम प्रोडक्ट, सो A की या B की कुछ रिएक्शन कराई जाती है जो दोनों को सेम देता है, मतलब रिडक्शन का। और रिडक्शन किसके हेल्प से किया जाता है, यूजिंग जो है जिंक अमलगम एंड HCl की वजह से आइडेंटिफाई करना है C। तो C क्या बना वो बताना है। C आप तब बता पाओगे क्योंकि 1 और 2 सॉरी आपको ये 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन और 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन पता है, इनको एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराइए, आपको A और B मिल जाएंगे। A और B मिल जाते हैं तो उसको ZnHCl के साथ रिडक्शन कर दीजिए जो कि क्लीमेंशन रिडक्शन होता है, आपको पता ही है भाई। जो आप देख सकते हैं हमें अमलगमेटेड जो जिंक है, मतलब जिंक अमलगम है, HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्लीमेंशन रिडक्शन। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज जो हमने किया है वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें हमने कंबशन, हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन, डिहेलोजनेशन, हेलोजनेशन, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है जी, और उसके बाद हमने जैसे कि मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, और उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या किए, प्रैक्टिस किए, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मैं आपको एक बार टॉपिक्स दिखा देता हूँ दोबारा से जो हमने किए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आज हमने टॉपिक किए हैं वो कुछ इस तरीके से थे। हमने पहले क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन्स की, फिर हमने प्रोजेक्शंस पढ़ी कौन कौन सी, न्यूमैन और साहॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है, फिशर भी मैंने आपको बताया थोड़ा सा, और साहॉर्स और न्यूमैन को पूरी अच्छी तरीके से समझाया। रिडक्शन एल्काइल हैलाइड का समझा, वुड्स रिएक्शन पढ़ी, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन करी, कोरे हाउस भी पढ़ी थी, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक और डिकार्बोक्सिलेशन भी पढ़े थे, डायरेक्ट हेलोजनेशन मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला किया था जिसमें 3 स्टेप थे, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन। नाइट्रेशन किया था, कंबशन किया था, एरोमेटाइजेशन किया था, ऑक्सीडाइजेशन किया था या ऑक्सीडेशन बोल सकते हो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी हमने किया था, फिर क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम भी किया था, और डिहाइड्रोजन हेलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स करके हमने इस जो चैप्टर की कुछ बातों को आज के सेशन में कवर किया, और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या किए, डिस्कस किए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को, और जो मैंने आपको ऐसे होमवर्क दिए हैं, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस में आपको डिस्कस करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस आपको ऐसे होमवर्क दिए हैं जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं, जिनको आप लगा कर देख सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट्स आज हमने पढ़े हैं उनके बेसिस पर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके, ताकि आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो अच्छे से होती रहे और आप को जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी अच्छे से क्लियर होते रहें। ठीक है, तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।